हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? रिस्पायरेशन। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन रिस्पायरेशन के फर्स्ट पार्ट का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डू प्लांट ब्रीथ। क्या प्लांट ब्रीथिंग करते हैं? तो आपको पता है यस करते हैं। तो आगे देखिए कैसे। यहाँ पे प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। ध्यान दीजिएगा, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए रिस्पायरेशन के लिए एंड रिलीज CO2। और वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। हम कह सकते हैं प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन एंड रिलीज CO2। अब देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दे हैव नो स्पेशल ऑर्गन। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि प्लांट में इस गैस को एक्सचेंज करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। हम कह सकते हैं दे हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज। हम कह सकते हैं कि प्लांट में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है जिससे वो गैस का एक्सचेंज करें। तो फिर बात ये होती है, अगर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है तो गैस का एक्सचेंज कैसे होता है? बट हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसिल। हम कह सकते हैं लेकिन कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, उसके स्थान पे यहाँ पे स्टोमेटा और लेंटिसिल पाए जाते हैं जिससे ये गैस का एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप कह सकते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट स्टोमेटा एंड लेंटिसिल, या हम कह सकते हैं द ऑर्गन विच प्रेजेंट इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वो क्या होंगे? लेंटिसिल एंड द स्टोमेटा फॉर दिस पर्पस। तो यहां से देखिए आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, पहली कंडीशन डू प्लांट रिस्पायर, एस प्लांट रिस्पायर, ये आपको हो गया। फिर आप कह सकते हैं कि हाउ दे रिस्पायर, तो आप कह सकते हैं दे टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। दे हैव स्पेशल ऑर्गन, तो आप कहेंगे नो दे हैव नेवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बट दे हैव द स्टोमेटा एंड लेंटिसिल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा और लेंटिसिल्स होते हैं जो क्या करते हैं? गैस को एक्सचेंज करते हैं। फिर हम बात करते हैं एनिमल्स में क्या होता है। देखिए एनिमल हैव स्पेशलाइज्ड स्पेशल ऑर्गन। एनिमल जो होते हैं इसमें क्या पाया जाता है? एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, किसके लिए? फॉर ब्रीथिंग। ध्यान दीजिए, ब्रीथिंग के लिए। और वो स्पेशल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? लंग, गिल्स एंड ट्रैचिया। ध्यान दीजिए, तो वो स्पेशल ऑर्गन आपके कौन से होते हैं? लंग, गिल्स एंड ट्रैचिया। ये आप कह सकते हैं कि एनिमल के स्पेशल ऑर्गन है जिससे ये क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं एनिमल। तो अब देख समझ जाइए कि प्लांट का रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या क्या हो सकता है। आप कह सकते हैं क्या होता है? वहां पे स्टोमेटा लेंटिसिल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं। कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। लेकिन अगर एनिमल की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है? गिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं और क्या होते हैं? ट्रैचिया होते हैं। आगे हम लगा लेंगे ETC। अब चलिए नेक्स्ट कंडीशन, रीजन फॉर एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अब कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे What are the reason why respiratory organ are absent in the plant? वो कौन कौन से रीजन होते हैं जिसके कारण रिस्पायरेटरी ऑर्गन आपके प्लांट में एब्सेंट होते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन क्या होता है? ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। अब ध्यान दीजिएगा कि प्लांट में जितने गैस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है वह सभी पार्ट अपने उस गैसियस एक्सचेंज के नीड को मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? ईच प्लांट पार्ट, जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं, टेक केयर ऑफ इट्स ओन, वो अपना खुद ध्यान देते हैं ओन गैस एक्सचेंज नीड। तो उनको जितने गैस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है वो खुद से अपना ध्यान देते हैं, खुद से उसको मेंटेन करते हैं। तो दे हैव लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि प्लांट वाई ट्रांसपोर्ट लिटिल अमाउंट ऑफ गैसेस, तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज ईच प्लांट पार्ट हैव एबिलिटी टू मेंटेन इट्स ओन गैस नीड। ध्यान दीजिएगा, ओन गैसियस एक्सचेंज नीड। ठीक है, तो जितने भी प्लांट पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? उनके पास ये अपनी क्षमता होती है कि जितने उनको गैस एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है वो खुद से उसको मेंटेन कर लेते हैं। इसीलिए वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होता है। लेकिन हमारे आप में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकेंड, प्लांट हैव लेस डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। अब प्लांट में क्या होता है? लेस डिमांड, गैस एक्सचेंज की बहुत कम डिमांड होती है, जो हम लोग ऊपर देख लिए। क्यों ऐसा होता है? आप कह सकते हैं रूट स्टेम लीव्स रिस्पायर एट लोअर रेट देन द एनिमल। हम कह सकते हैं
plant part have less demand of respiration or gas because root, stem and leaf respire less rate than the animal। तो आप कह सकते हैं प्लांट का जो रिस्पायरेटरी रेट होता है वह एनिमल से कम होता है। आगे देखिए, ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हम कह सकते हैं केवल फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसियस एक्सचेंज्ड। तो अगर प्लांट में पूछा जाए आपसे इन विच प्रोसेस ऑफ प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ओनली इन द फोटोसिंथेसिस। ध्यान दीजिए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि प्लांट में मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन विच प्रोसेस, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, नन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। तो आप क्या कह सकते हैं, ओनली इन द फोटोसिंथेसिस। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ओनली इन फोटोसिंथेसिस। ये आपका है फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होता है, रिस्पायरेशन में नहीं होता। सेकेंड, ईच लीफ हैव वेल एडॉप्टेड फॉर दिस प्रोसेस। और प्रत्येक लीफ आपकी जो होती है, देखिए ईच लीफ इस प्रोसेस के लिए, वेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जितनी भी लीव्स होती वेल अडॉप्टेड होती, मतलब आप कह सकते हैं लीव्स सो एडॉप्टेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, लीव्स आल्सो यूटिलाइज O2। ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपके लीव्स जो होते हैं वेल एडॉप्टेड होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। साथ साथ क्या करते हैं, यूटिलाइज ऑक्सीजन मतलब O2। कौन सा, रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप कह सकते हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है उस ऑक्सीजन गैस को लीव्स आपके खुद यूज कर लेते हैं फॉर द रिस्पायरेशन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन प्लांट सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो आप जानते हैं प्लांट में जो सेल्स होती है वो क्या होती है, क्लोजली पैक्ड होती है, मतलब पास पास पाई जाती हैं, क्लोजली पैक्ड एंड लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। और ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट के सरफेस पे काफी क्लोज पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, तो सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल की जो सेल्स होती है क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये सरफेस से काफी पास पाए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट एयर के टच में होते हैं। दस डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इज नॉट लार्ज। ये डिफ्यूज इज नॉट लार्ज। हम कह सकते हैं कि जैसे ही प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के पास पाए जाते हैं, तो इस कारण से वहां पे डिफ्यूजन गैसेस का क्या होता है, स्लो होता है या ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता। तो आप कह सकते हैं द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिकॉज द सेल्स ऑफ द सरफेस लाइज क्लोज टू द एयर। नेक्स्ट, each living cell in plant is located quite close। अब ध्यान दीजिएगा, which type of cell located close to the air, तो living cell। ध्यान दीजिएगा कौन सी सेल, only living cell। यहां पे देखिए each living cell in a plant is located quite close। तो जितनी लिविंग सेल होती हैं प्लांट की यह काफी क्लोज लोकेटेड होती हैं एज लाइक ए लीफ, क्योंकि लीफ में ही ये कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट, इन स्टेम लिविंग सेल, ये लिविंग होगा, इन स्टेम लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर। तो आपको पता है स्टेम में लिविंग सेल जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है एक पतली लेयर में, इनसाइड एंड बेंथ द बार्क। तो आपको पता है स्टेम का जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है, बार्क होता है, और बार्क के नीचे आपके जो पाए जाते हैं वो लिविंग सेल थिन लेयर में अरेंज्ड होती हैं। हैव लेंटिसेल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम कह सकते हैं वहां पे क्या पाया जाता है, लेंटिसेल पाए जाते हैं, किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ध्यान दीजिएगा, हैव लेंटिसेल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। फिर से हम बात करते हैं, लीफ के जो लिविंग सेल्स होते हैं वो सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं जिससे वो एक्सचेंज करते हैं गैस का, लेकिन स्टेम में क्या होता है कि ये आपके थिन लेयर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनसाइड एंड बेंथ द बार्क, बार्क के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे लेंटिसेल होते हैं, किसके लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस को एक्सचेंज करने के लिए लेंटिसेल स्टेम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल इन लीव्स। अब आप जानते हैं लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, जो स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, वो जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ये दो पार्ट में डिफरेंशिएट होते हैं, एक आपका होता है पैलिसेड, दूसरा स्पॉन्जी। अब आप जानते हैं जो पैलिसेड होता है वो टाइटली अरेंज्ड होता है,
पास पास होता है, लेकिन जो स्पॉन्जी होता है उसके बीच में स्पेस पाया जाता है। अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं स्पॉन्जिंग कंडीशन ये होती है इस तरह से। ये जो स्पेसेस होते हैं ये आपके नेटवर्क बनाते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही आपको ध्यान देना। देखिए यहाँ पे लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल, तो लूज मतलब आप जानते हैं जब उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ बनाया मैं एक सेल दो सेल, ये बीच में देखिए स्पेस है, इसे क्या कहते हैं लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल। तो हम कह सकते हैं लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल इन लीव्स स्टेम एंड रूट, ये जहां भी पाए जाते हैं लीव्स में स्टेम में या रूट्स में, विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर, क्या प्रोवाइड करते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर। आप कह सकते हैं देखिए ये एयर का नेटवर्क यहां से बनेगा, ये कंडीशन फिर ये सेल होगी तो यहाँ पे ये आपका इस तरह से इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वहां पे नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। स्पेस आल्सो ऐड इन इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वह स्पेस क्या करता है आपका गैस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। फिर से देखिए हम कह सकते हैं कि जो आपके इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, और वो क्या करता है गैस का एक नेटवर्क बनाता है विच आल्सो हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, thus most cell of a plant organ have at least one part of their surface in contact with air। तो अब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल स्टडी करने से क्लियर क्या हो गया कि प्लांट के हर पार्ट का कोई एक ऐसा सरफेस होगा जो एयर के डायरेक्ट टच में होगा, जिससे आपका एयर एक्सचेंज होगा। देखिए Thus most cell of a plant organ, तो ज्यादातर जो सेल होती है किसके प्लांट ऑर्गन का, have at least one part of their surface, तो उसके पार्ट का कोई एक सरफेस इन कांटेक्ट विथ एयर, उस पार्ट का कोई एक सरफेस जो होगा वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, जिससे आप कह सकते हैं एयर का एक्सचेंज होगा या गैस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे बेसिक ऑफ रिस्पायरेशन, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं बेसिक ऑफ रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का क्या बेसिक है या बेसिक कैरेक्टर क्या है उसको, या बेसिक फॉर्म क्या है रिस्पायरेशन का। देखिए यहाँ पर लोग देखते हैं बेसिक ऑफ रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक सिंपल फार्मूला देखते हैं रिस्पायरेशन का क्या होता है। तो आप जानते हैं ये आपका कार्बोहाइड्रेट, या इसे हम क्या कहते हैं फूड, ये आपका हो गया फूड, या आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये आपका, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज, जो भी आप कह लीजिए, ये आपका है। अब ये क्या करता है इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेता है, लेने के बाद क्या होता है ये ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी आपकी ट्रैप होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिस्पायरेशन, सिंपल, तो हम लोग पहले भी देखें रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है फूड ऑक्सीडेशन या रिस्पायरेशन क्या होता है बायोटिक, मतलब आप कह सकते हैं लिविंग। नेक्स्ट कंट्रोल्ड एंड इंजाइमेटिक प्रोसेस, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका रिस्पायरेशन होता है यह इंजाइम के थ्रू कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल्ड मतलब आप जानते हैं कि ये लिमिटेड कंडीशन में होता है, ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल्ड हो गया, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। और किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, तो आप कह सकते हैं एंजाइम के द्वारा। ये जो प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है एंजाइम के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आगे देखिए फिर हम बात करते हैं कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस CO2। कंबशन मतलब क्या होता है बर्निंग आप कह सकते हैं या ब्रेक डाउन। तो जो कार्बोहाइड्रेट आपका स्प्लिट करता है, इसकी जो कंप्लीट कंबशन होती है ग्लूकोज का, तो क्या प्रोड्यूस करता है CO2 एंड वाटर। ध्यान दीजिए CO2 एंड वाटर एज एंड प्रोडक्ट। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। या आपसे पूछा जाए ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज रिलीज द विच प्रोडक्ट, तो कौन कौन सा प्रोडक्ट रिलीज करता है, तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। नेक्स्ट यील्ड एनर्जी। अब बात फिर देखिए यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच गिवन आउट एज हीट। अब आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी आपकी यील्ड होती है या जो एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, आप कह सकते हैं कि एज ए हीट फॉर्म में निकलती है आपकी। फिर देखिए आगे नेक्स्ट, इफ दिस एनर्जी यूजफुल टू सेल, अगर यह एनर्जी सेल के लिए यूजफुल होती है, then it is utilized to synthesize other molecule that the cell require।
अब हम कह सकते हैं कि सेल में जिस भी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी सेल की उसे ज़रूरत होती है, उस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, इसी एनर्जी के द्वारा होता है। तो आप कह सकते हैं सेल के जो अदर पार्ट्स होते हैं या जिसका रिक्वायरमेंट होता है, वो जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है रिस्पायरेशन में, उसी का यूज होता है। यहाँ पे देखिए, इफ दिस एनर्जी यूजफुल टू सेल, अगर यह एनर्जी आपकी सेल के लिए यूजफुल होती है, देन इट इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज, तब उसका यूज होता है सिंथेसिस के लिए, किसका, अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर। तो सेल को जो अदर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी सिंथेसिस किसके द्वारा होती है, इसी एनर्जी के द्वारा होती है। आगे देखिए, प्लांट कैन कैटाबोलाइज। कैटाबोलाइज मतलब आप जानते हैं ब्रेक डाउन, जैसे हम लोग पता है आपको, हम लोग जानते हैं मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन होते हैं, वन इज द कैटाबॉलिक, अनदर इज द एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक मींस ब्रेक डाउन, एनाबॉलिक मींस क्या होता है, फॉर्मेशन। तो यहां पे क्या है, प्लांट कैन कैटाबोलाइज मतलब ब्रेक डाउन करता है, किसको, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, कैटाबोलाइज करता है, इन सच वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। तो इस तरह से उसको ब्रेक डाउन करता है कि पूरी की पूरी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस ना हो। यहां पे आप देखिए हम लोग क्या बात किए कि yield एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट। जो एनर्जी निकलती है वो हीट के फॉर्म में जाती है, लेकिन प्लांट में क्या होता है कि यह एनर्जी आपकी इस तरह से निकलती है कि नॉट लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम कह सकते हैं लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज ए हीट। कितना, नॉट ऑल, पूरी एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में बाहर नहीं निकलती। नेक्स्ट है ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नॉट इन वन स्टेप। अब ध्यान दीजिए, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है यह एक स्टेप में नहीं होता, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन हाउ मेनी स्टेप, आप कह सकते हैं सेवरल स्टेप, और लार्ज और स्मॉल स्टेप तो आप कहेंगे बोथ, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे, तो आप कह सकते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप, लेकिन ये आपके सेवरल स्मॉल स्टेप में ऑक्सीडाइज होते हैं, एंड सम इनफ लार्ज स्टेप। अब ध्यान दीजिए, तो जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है यह एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि कई स्टेप में कंप्लीट होता है। और वो स्टेप जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है लार्ज स्टेप, सेकेंड इज द स्मॉल स्टेप। तो आप कह सकते हैं सेवरल स्मॉल स्टेप एंड लार्ज स्टेप, सो दैट एनर्जी रिलीज्ड कैन बी कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। अब ध्यान दीजिए, इस अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेनिफिट या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल स्मॉल एंड लार्ज स्टेप, तो आप कह सकते हैं कि बाय द ब्रेक डाउन इन सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेप द रिलीज्ड एनर्जी इज कपल्ड आर इंट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो ट्रैप होती है किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। तो कैसे कि जब ये सेवरल स्टेप का यूज करते हैं तो ये आपके एटीपी के फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। और किस प्रोसेस के द्वारा, आप कह सकते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग दो तीन चीज ध्यान देंगे जो बेसिक है। क्या कहेंगे, सबसे फर्स्ट कंडीशन, combustion of food or the carbohydrate is biotic controlled and enzymatic process in which complete oxidation of carbohydrate by use of oxygen release the end product carbon dioxide, water and the energy are entrapped in the form of ATP. Second, complete oxidation आपका जो होता है किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके रिलीज होते हैं। सेकेंड कंडीशन, द एनर्जी इज यील्ड लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो एनर्जी आपकी निकलती है वो किस फॉर्म में लिबरेट होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि प्लांट में ये जो आपका रिस्पायरेशन होता है ये सेवरल स्मॉल स्टेप और कुछ लार्ज स्टेप में होता है, जिससे वह एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में लॉस नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, एटीपी के फॉर्म में ट्रैप्ड हो जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब देखिए, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबस्शन ऑफ वुड एंड फूड। ध्यान दीजिए, कभी अगर पूछ दिया जाए कंबस्शन ऑफ वुड और फूड में क्या डिफरेंस है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ वुड एंड बर्निंग ऑफ फूड, तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हम लोग यूज करें उसे बर्निंग भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड,
तो ये क्या होता है, तो आप जानते हैं बर्निंग ऑफ वुड, या इसी को हम कह सकते हैं कंबस्शन ऑफ वुड, कंबस्शन ऑफ वुड। अब देखिए ये आराम से आपको याद हो जाएगा, थोड़ा समझिए। यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था, बायोटिक, इसका अपोजिट क्या होगा, एबायोटिक, एबायोटिक। फिर क्या लिखा है, कंट्रोल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। और आगे क्या लिखा हम लोगों ने, इंजाइमेटिक, तो यहां आप क्या कहेंगे, नॉन इंजाइमेटिक, एंड नॉन इंजाइमेटिक प्रोसेस। ये आप ध्यान दीजिएगा। कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंबस्शन ऑफ वुड एंड फूड, तो क्या होता है, कंबस्शन ऑफ फूड इज द बायोटिक प्रोसेस, इट इज एंड वुड एबायोटिक, फूड कंट्रोल्ड, वुड अनकंट्रोल्ड, फूड इंजाइमेटिक प्रोसेस, वुड नॉन इंजाइमेटिक प्रोसेस। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन। अगर हम कहें तो क्या होगा इसका, तो आप कह सकते हैं वुड, इसका रिएक्शन देखें, प्लस ऑक्सीजन। आपको पता है हम लोग जब पढ़ रहे थे प्रिस्टल एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे कैंडल बर्निंग तब शो करती थी जब वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस था। तो हम लोग को ये पता है कि कोई भी वुड का बर्निंग तब होगा जब उसे क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बर्निंग नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे, वुड, इसकी बर्निंग होगी या कंबस्शन होगा। फिर हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। फिर इससे निकलेगा क्या, तो आप कह सकते हैं वुड बर्निंग, बर्निंग, इससे क्या रिलीज होगा, सेम कंडीशन, तो हम कह सकते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या होती थी, यहां पे इंट्रैप्ट होती थी इन द फॉर्म ऑफ ATP, यहां पे क्या हो जाएगी, एज ए हीट, एज ए हीट। ये आपके बेसिक डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। पहला डिफरेंस, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे वुड, ऑक्सीजन सेम है। यहाँ पे इंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, एनर्जी entrapped in the form of ATP, stored in the form of ATP. But in the case of burning wood, this energy is stored in the liberated as a heat. ठीक है। Second, food oxidation is the biotic controlled and enzymatic process. It is the abiotic uncontrolled and non-enzymatic process. ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया बेसिक्स ऑफ रिस्पायरेशन एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।